एक काला सच है जिसको मानना पड़ेगा। उनको वहां से निकाला गया, उनके साथ जाती हुई है, ये भी एक काला सच है। निकाला क्यों ने जनाब, यही तो मसला है। देखिए कश्मीरी उस वक्त भी उनके साथ थे, कश्मीरी पंडितों के साथ। आज भी अगर देखें आप, कश्मीरी कई पंडित जो है वो कश्मीर में रह रहे हैं, और आप उनसे बात करके देखिए कि कश्मीरी लोग कैसे हैं। फिर उसमें ये देखिए, आप मुझे जनाब रविंद्र रैना जी की आप बात कर क्यों रही है, मुझे बताइए। आप क्या उनको लीडर समझते हैं क्या? उनका यही दावा है कि हमने बहुत सारी तब्दीली लाई है। मुझे बताइए, उनको आप समझते क्या हैं? उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? देखते रविंद्र रैना मेरे मुंह में आके बोलते हैं, जब दिल्ली में जाते हैं अमित शाह जी के पास खड़े होते हैं, होम मिनिस्ट्री के पास ऐसे सुकड़ के खड़े होते हैं, और हमें चिंता रहती है कि शायद इन्हें किसी अस्पताल में दाखिल करा के ग्लूकोज न चढ़ाना पड़े, जिस तरह से खड़े होते हैं। ये बात नहीं कर सकते, ना ये डोगरा है ना ये रखते हैं। क्या बाकी इंसान नहीं है यहाँ पे? कश्मीरी हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, बाकी तबके भी हैं। देखिए, हमेशा डोगरों की बात आगे ले जाना, ये तो होगी एक तरफा बात ना। अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको चुनाव में आना है, आपको सियासत में आना है, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, जब डोगरा सर्टिफिकेट लेता था कोई डोडे का, पुंछ का, जोरी का, सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ चलना है ना। मुझे आपको हर एक नजर जहाँ तो मुझे बोलने दीजिए। आज मैं कह रहा हूँ, एजेंट को हम चलने नहीं देंगे जनाब। फारूक अब्दुल्ला आज पूरी तरह से नकाबपोश हो चुका है, लोग पहचान गया, कश्मीर की जनता भी पहचान चुकी है। अगर आपको इतनी दर्द तकलीफ, ठीक है, आपने, मैंने कहा मैं जम्मू से हूँ ना, मैं जम्मू की कर रहा हूँ, कश्मीर की बात ले लीजिए। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इतनी तकलीफ थी कि हमसे हमारा राज्य छीन लिया, विधानसभा की पावरें छीन ली, आज वो एमपी से रिजाइन करते और कश्मीरी लोगों के बीच में बैठे। अब मुझे बताइए, फारूक अब्दुल्ला क्या नकाबपोश जो पहन के घूम रहे थे, पहन रहे हैं? कश्मीर में जाते हैं, बोलते हैं जी हमने गुप्कार अलायंस बना दिया, हम लड़ेंगे। लेकिन अगर लड़ना है तो वो संसद में खड़े होते ना, अब रिजाइन देते। आपने पहले कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब आपको लड़ा, चुनाव तो हो गया। तो आपने भी कहा ना कि अगर हम पार्टी छोड़ देते, पार्टी किसी बैनर तले जरूरी है ना, इसलिए भी वो भी एनसी के बैनर तले हैं और पावर में आके ही कुछ कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए, आप भी ऐसे लड़ सकते थे, आप भी ऐसे आवाज उठा सकते थे। देखिए, पार्टी जो है, ये तो बताई जाती है अपनी पार्टी आपको अपना समझती है। देखिए, अपना आप तो नजर नहीं आया आज तक। मुझे बताइए, देखिए, अपना समझे ना समझे, मैंने कहा ना, जिस दिन स्टेटहुड की बात होगी, स्टेट सब्जेक्ट की बात होगी, बात यहाँ पार्टी की है, आपने पार्टी ज्वाइन की है, अपनी पार्टी नाम है, क्या आपको वो अपना समझती है? आपका ना ही जिक्र हुआ आज तक, ना ही आपने जो है अपनी पार्टी का टैग अपने माथे पे दिया। क्या कुछ खराबियां थी, क्या कुछ मुश्किलें थी? और आप और हमारे जैसे लोग बहस करते रहे, और लोगों की नजर में आप कश्मीर की नजर में हीरो होंगे, क्योंकि आपने मुस्लिम की बात कर दी, मैं जम्मू के हिंदुओं में हीरो हो जाऊंगा, मैंने उसकी बात की। देखिए, सच्चाई ये है, कश्मीर में सिख भाई भी रहता है, कश्मीर में पंडित भी रहता है, कश्मीर में कश्मीरी भी रहता है, और कई ऐसी कम्युनिटियां जो है कश्मीर में। हाँ, मैं कश्मीरियों के, उन कश्मीरियों के खिलाफ हूँ जो भारत के विरोधी बात करते हैं। कौन करता है? मैं उन कश्मीरियों के, कौन करता है? मैं उन कश्मीरियों के भी खिलाफ हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। हमेशा आपने देखा होगा कि कई तरह ऐसे बीजेपी के लीडर्स या फिर कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी के साथ रहे कुछ वक्फे तक, उसके बाद जो है पार्टी बदल दी। कई तरह वजूहात थे। अगर हमने किसी से पूछने की कोशिश की, कोई ऐसा लीडर जो कि बीजेपी से रह के किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन किया है, उनका मानना ये है कि बीजेपी सही पार्टी नहीं है। और कई तरह ऐसे भी हमने देखे जो अभी बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, कई तरह ऐसे जो लीडर्स हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रताप सिंह जम्वाल, जो कि बीजेपी के साथ थे, कई वक्फे तक बीजेपी के जो है लीडर रहे हैं। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी पार्टी बदल के फिर अपनी ही पार्टी में शामिल हो गए। अब अपनी पार्टी, आपने नाम सुना होगा, कई तरह जो है सियासतदानी इसी पे भी होती है, और कई तरह बातचीत जो है इस पे भी कई तरह जो है नजरसानी की जाती है। इसी सब पे सबसे पहले आपका खैर मकदम है दी टाइपराइटर में। बड़ा स्वागत है आप भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने बात रखने का मौका दिया। जी, सबसे पहले सवाल रहेगा, आखिरकार आप बीजेपी के साथ थे, अभी बीजेपी जो है बड़ी मानी जानी पार्टी मानी जा रही है और सारे जो है बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ जो आपने बीजेपी जो है छोड़ दी? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, मैं उस रियासत का बाशिंदा हूँ जिसकी रियासत 200 साल पुराना इतिहास है, डोगरों की रियासत, और मैं एक डोगरा हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं डोगरा हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, आपने जिक्र किया, आप क्यों बाहर आए? देखिए, 2014 का वो वक्त था जिस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में राज्य सचिव था और वर्किंग कमेटी का मेंबर था। उस समय जब पार्टी पावर में आई, लोग आ रहे थे लेकिन मैं बाहर आ रहा था। सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस SRO 202 को लेकर भारतीय जनता पार्टी उस समय विपक्ष में थी, ये धरने प्रदर्शन करती रही, आवाज उठाती रही, और उसी SRO 202 का जब इन्होंने वेलकम किया तो मुझे ऐसे लगा तो मैं तो अपने नौजवान साथियों के साथ विश्वासघात कर रहा हूं। हालांकि उससे पीछे भी अगर मैं ले चलूं, हमारे जहां
सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंदोलन समिति बनी, जिसका पूरा कंट्रोल आरएसएस का, जिसका मैं नेतृत्व करता रहा, मैं सचिव रहा वहां पे, रविंद्र रैना जी उसका कोऑर्डिनेट करते रहे। सोच हमारी कहीं एक थी नहीं, हमें ये था कि नौजवानों की बात होनी चाहिए। हमें लगा कि जो डिस्क्रिमिनेशन जो कई सालों से कहते हैं कि जम्मू को नहीं मिल रहा, कि भारतीय जनता पार्टी के जब सत्ता में आएंगे ये मिलेगा। जब इस तरह की बात आई कि SR 202 पे इन्होंने वेलकम कर दिया, मुफ्ती मसवर के मुफ्ती मोहम्मद सईद जी पाकिस्तान और इलाहाबाद का शुक्रिया अदा कर दिया इन्होंने कि चुनाव करवाने के लिए उनका शुक्रिया अदा। तो हमारे तो पांव से जमीन खिसक गई कि जिस रियासत को बनाने के लिए डोगरों ने शहादत दी, जिस तिरंगा उठाने के लिए हमें महाराजा हरि सिंह ने हमें तिरंगा दिया, और वही भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते रहे कि महबूबा मुफ्ती, जिसका अभी भी कोस रहे हैं, जो मुफ्ती परिवार को ये कोसते रहे कि ये आतंकवाद की पैरवी करते हैं, जो अलगाववाद को बढ़ावा देते, उनके साथ आप सरकार बना रहे हो, तो ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। हमारा जमीन नहीं माना, हम बाहर आ गए। रही बात आपने अपनी पार्टी की, पार्टी जरूरी है जनाब, लेकिन मजबूरी नहीं है डोगरों की। अल्ताफ बुखारी के साथ मैं मिला, हमने बात की 2-3 दफा हमारी उनसे बात हुई, लेकिन हमारी बात हुई स्टेटहुड को लेकर। मेरी बात हुई कि अगर आप स्टेटहुड की बात करेंगे, वाहिद मैं एक ऐसा शख्स हूं, जब स्टेट टूटी थी मैंने पहले दिन काला दिन मनाया था। एडमिनिस्ट्रेशन ने हरास किया, कोई बात नहीं, लेकिन हमने काला दिन मनाया था। जब तमाम पॉलिटिकल लीडर घरों के अंदर बैठे थे, हमने काला दिन मनाया और सरकार को ये चेताया कि आपने जम्मू कश्मीर को तोड़ के, जम्मू कश्मीर को आपने तीनों भाइयों को अलग अलग करके रख दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आपने आप भाइयों को तोड़ दिया, 2 भाई आपने एक साथ रखे हैं, लेकिन उसमें भी आपने दीवार बना के रख दी। हमारे जो जमीनों के अधिकार थे, हमारे जो नौकरियों के अधिकार थे, अब आप यूपी बिहार वाले को जहां बसाओगे। तो हमने अल्ताफ बुखारी साहब से ये बात की कि अगर आप इस मुद्दे पे चलेंगे हम साथ हैं, अगर नहीं इस मुद्दे पे चलेंगे तो भाई साहब मुझे बताइए कि डोगरा अपना मान सम्मान गिर भी नहीं रख सकता। ये अपनी पार्टी जो है स्टेटहुड को लेके जो है परेशान है, स्टेटहुड की बात करती है। देखिए स्टेटहुड की बात कितनी हो रही है, कहाँ पे हो रही है, मुझे लगता है मेरे से बेहतर आप बखूबी जानते होंगे। अगर सुनिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी का कहना था कि ये कोड़ा घूट जो है, झूठा घूट जो है इन्हें पीना होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर के आवाम को स्टेटहुड का जो दर्जा देना वापस ये झूठ है, ये नहीं मिल सकता। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। तो आपने किस तरीके से अपनी देखिए, सबसे पहले जब इन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी 8 मार्च को, इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासत का जो दर्जा छीना, हमारे नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, अब बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे, नौकरी, हमारे जमीनों के अधिकार असुरक्षित महसूस हो रहे हैं। ठीक है, हर मुझे बताइए आज डोगरा कश्मीरी हर एक कह रहा है कि हमारे नौकरियों के, हमारे जमीनों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, लेकिन ये बात कहने के लिए पार्टी का गठन किया। हम क्या, बड़े सारे लोग आए, बड़े सारे लोग सिर्फ इसी बात पे आए कि हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट है कोरा कागज बन गया। उस स्टेट सब्जेक्ट, देखिए महाराजा हरि सिंह जी बड़े विजनरी आदमी थे जिन्होंने स्टेट सब्जेक्ट को बनाया। पंजाब से व्यापार पहले भी होता था, जिस समय स्टेट सब्जेक्ट का कोई प्रावधान नहीं था। अपनी पार्टी का मुद्दा है मंशूर सुनना। देखिए मुद्दे की बात थी कि स्टेटहुड की वापसी, अब इन्होंने कितना काम किया कितना नहीं किया। देखिए बता दूं कि स्टेटहुड की वापसी की बात आप करते हैं, जब आर्टिकल हटाया गया यानी कि जब यूटी बना, तब जो है अल्ताफ बुखारी साहब बड़े बड़े दावे करते रहे, पीएम से मिले, वहाँ के जो जितने भी बाकी लीडर्स थे वो अपने घरों में कैद थे। तो उस वक्त ऐसा लगना और लोगों में ये छवि पैदा हुई कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बी टीम है। देखिए बी टीम ए टीम वो विपक्ष का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। वो अगर आपको तो सोचना है ना इस चीज। देखिए लोगों का काम है ना कहना, लोग कहते रहे। हमारा मकसद अल्ताफ बुखारी, मेरा जो मैं कह रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूँ, मेरा एज ए बाशिंदा होने के नाते उनसे रिश्ता और उनसे नाता सिर्फ इतना बनता है कि अगर वो स्टेटहुड की बात करेंगे तो हम साथ हैं, अगर बात नहीं करेंगे जनाब, मुझे कश्मीर की मैं बता नहीं सकता, लेकिन जम्मू खित्ते से कोई भी डोगरा खड़ा नजर नहीं आएगा। ये एक सीधी सी बात है। आपको नहीं लगता कि अपनी पार्टी जो है, ये तो बताई जाती है अपनी पार्टी आपको अपना समझती है? देखिए अपना आप तो नजर नहीं आया आज तक। मुझे बताइए, देखिए अपना समझे ना समझे, मैंने कहा ना जिस दिन स्टेटहुड की बात होगी, स्टेट सब्जेक्ट की बात होगी, बात यहाँ पार्टी की है, आपने पार्टी ज्वाइन किया, अपनी पार्टी नाम है, क्या आपको वो अपना समझती है? आपका ना ही जिक्र हुआ आज तक, ना ही आपने जो है अपनी पार्टी का टैग अपने माथे पे दिया। क्या कुछ खराबियां थी, क्या कुछ मुश्किलें थी? उन्होंने आप कतराते थे? मैंने टैग नहीं यूज किया, आप उनकी बात नहीं कह सकते। मैंने उनका टैग यूज इसलिए नहीं किया, मैंने कहा ना कि मेरा जमीर कहता कि मेरी धरती बचनी चाहिए। तो आपको भी लगता है कि अपनी पार्टी जो है इसकी बराबर गुनहगार है? नहीं, गुनहगार अपनी पार्टी क्या, मैं कह रहा हूँ गुनहगार भारतीय जनता पार्टी भी है, गुनहगार वो लोग भी हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गुणगान करते हैं, गुनहगार वो लोग भी हैं जो ये कहते थे कि हम सेकुलर जमात के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस भी हो, हर एक वो शख्स, गुनहगार मैं भी हूँ
कि मैं जो आज इतनी आवाज खुल के नहीं उठा पा रहा। गुनेगार हर वो शख्स है, गुनेगार आज पैंतीस पार्टी भी ऐसे है। भी आवाज उठा सकते थे, जरूरी थी कि सियासत। देखिए, एक छोटी आवाज को बड़े पैमाने पे बुलंद करने के लिए हम इनके साथ जुड़े। मैंने कहा अपनी ही पार्टी क्यों दिखी है, उसका देखिए, मुद्दा है मंशूर पहले से कुछ अलग ही था। लोगों नहीं, में जो ऐसा नहीं है, छवि पैदा हुई है। जब अल्ताफ बुखारी ने इस पार्टी का गठन किया तो दो टुक बात थी कि हमें राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए, हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। और हालांकि आपने ये नहीं सोचा कि उस वक्त में पार्टी किस तरीके से बनाने दी, उस वक्त में इतने खराब हालात थे, उस वक्त में ये पार्टी कैसे आई? तो कहीं ना कहीं इस पे ये भी सवाल या निशान था कि ये बीजेपी की बी टीम है। उस वक्त में इन्होंने पार्टी जो है अपनी लाई, जबकि यूटी का दर्जा मिला। देखिए, बी टीम पे मैं सीधा सा स्पष्टीकरण करूंगा, बी टीम अगर होती तो ये डीडीसी के चुनाव मिलके लड़ते, पहली बात है। आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं। हाँ, आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले तो पार्टी कहीं ना कहीं ये स्थिति स्पष्ट कर देती कि हम जब मिलके लड़ेंगे। अगर देखिए यूपी में आप देखिए तमाम राजनीतिक दलों का पहले से ही गठबंधन तय था, तो मुझे लगता है जहां भी होता मैं उन मुद्दों में जाना नहीं चाहता, क्योंकि हम चुनाव की बहस कर नहीं रहे। हमारी बहस है कि जम्मू कश्मीर का मान सम्मान कैसे बचे, हमारी बहस है कि हमें वो तिरंगा कैसे बचा के रखना जो महाराजा हरि सिंह जी ने दिया। आज उस तिरंगे की बात नहीं हो रही है। आज ना भारतीय जनता पार्टी के, मैं कह रहा हूँ अपनी पार्टी भी अगर खुल के वो बात करे ना, हम उस तिरंगे की बात ही नहीं करें जो महाराजा हरि सिंह जी ने दिया। हम बात कर, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स आते वो कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुझे बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी ये कहा कि किसी राज्य का दर्जा तोड़ दो? सही हिंदुस्तानी हम महाराजा हरि सिंह जी की देन है, जिन्होंने हमें तिरंगा पकड़ाया। आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बात कर रहा है, आज महबूबा मुफ्ती बात करे, लेकिन कोई भी ये बात नहीं करा कि उस स्टेट सब्जेक्ट का क्या जो हमारी नौकरियां और हमारी जमीन सुरक्षित करता है, चाहे उसमें अल्ताफ बुखारी भी क्यों ना हो। पीएचडी भी बना है, उसमें भी कई तरह बातें निकल के सामने आती हैं। देखिए, पीएचडी की बात यह है कि वो जो गुपकार अलायंस किया, मुझे बताइए अगर पूरा गुपकार बनाना ही था अपने अलायंस तो जम्मू कश्मीर का बनाते ना, कश्मीर का ही क्यों बना दिया? अल्ताफ बुखारी इसमें शामिल नहीं हुए तो अच्छी बात है ना, कश्मीर का ही। अब देखिए जम्मू में जम्मू डिक्लेरेशन हुई, हश्ते वगैरह ने बनाई। मैं तो कहता हूँ ये लोग भी डोगरों के विश्वासघाती हैं, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात रखते हैं। क्या बाकी इंसान नहीं है यहाँ पे? कश्मीरी हो, गुज्जर हो, पहाड़ी हो, बाकी तबके भी हैं। देखिए, हमेशा डोगरों की बात आगे ले जाना, ये तो होगी एक तरफा बात ना। अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको चुनाव में आना है, आपको सियासत में आना है, मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, जब डोगरा सर्टिफिकेट लेता था कोई डोडे का, पुंछ का, जोरी का, सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे आपको हर एक को एक नजर जहाँ तो मुझे बोलने दीजिए। आज मैं कह रहा हूँ ना, डोगरा सर्टिफिकेट लेता था, एक गुज्जर भी लेता, मुसलमान भी लेता था, वहां लिखना पड़ता था कि मैं मुसलमान हूं, मैं डोगरा नहीं हूं। डोगरा जनाब वो है जो एक रियासत है डोगरों की। महाराजा गुलाब सिंह ने जब गठन किया, एक रियासत है, उसमें हमारे कश्मीर, देखिए मुझे बताइए मैं कश्मीरियों का कब विरोध किया? मैं तो कह रहा हूँ कश्मीरी भी हमारे भाई हैं। अब मुझे बताइए खुल के, तो लोग सुनेंगे, मेरी बात बताइए, मैंने कब नहीं बोला? हाँ, मैं कश्मीरियों के, उन कश्मीरियों के खिलाफ हूँ जो भारत के विरोधी बात करते हैं। मैं उन कश्मीरियों के, मैं उन कश्मीरियों के भी खिलाफ हूँ जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ आके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। क्यों है आपके अंदर बीजेपी के खिलाफ? जनाब गुस्सा नहीं होगा? मुझे बताइए, आपने हमारी पगड़ी को उछाल के रख दिया, आपने महाराजा हरि सिंह जी का वो विले पत्र उछाल के रख दिया, आपने आज उस तिरंगे को कटघरे में खड़ा कर दिया जो महाराजा हरि सिंह ने दिया। आज आपने हमारे स्टेट सब्जेक्ट जो हमारी एक पहचान थी, मुझे बताइए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई ऐसे राज्य हैं आप देखिए जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हिमाचल में भी ले लीजिए, आप लीजिए ना, वहां पे जमीन आप नहीं ले सकते ना, वहां पे कानून अपने बनाए। फिर जम्मू कश्मीर को आपने ऐसा क्यों कर दिया? सिर्फ इसलिए कि जहां पे मैं मुसलमान का विरोध करता ना हूं, जनाब खा गए मुसलमान, लूट गए, हमें मार गए, बस हमें यूपी में वोट मिल जाए। मुझे बताइए, यूपी का चुनाव हुआ विधानसभा, 700 किसान जिन्होंने अपनी शहादत दी, बड़ी हैरानगी की बात है। मुझे बताइए गुस्सा नहीं आएगा? 700 किसान के परिवारों ने भी आज इनको वोट दे दिया क्या? महंगाई आप देखिए कहां जा रही है। सिलेंडर जो 460 का होता था आज 1000 रुपए के करीब है, लेकिन उस गृहस्थी जो गृहिणी चलाने वाली थी आज उसने भी भाजपा को वोट दे दिया। मान सकते हैं आप क्या? पेट्रोल 120 के करीब पहुंच गया, आप मान सकते हैं कि वोट दे दिया। आप मान सकते हैं कि जीडीपी माइनस में जा रही है, तो फिर भी भाजपा जीत रही है। आप कैसे मान सकते हैं जनाब? हल क्या आपकी नजर में क्या हल है जनाब? हल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी को हमें उखाड़ना पड़ेगा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी लखनपुर के बाद चुनाव आने दीजिए। नहीं, अब बात है ना, कई तरह स्टेट्स में जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत। देखिए मेरी बात सुनिए, जहां ओवैसी जैसे एजेंट नहीं, टारगेट उनका जम्मू कश्मीर है, जहां ओवैसी जैसे एजेंट को हम चलने नहीं देंगे जनाब। फारूक अब्दुल्ला आज पूरी तरह से नकाबपोश हो चुका है, लोग पहचान गया, कश्मीर की जनता भी पहचान चुकी है। अगर आपको इतनी दर्द तकलीफ, ठीक है, आपने, मैंने कहा मैं जम्मू से हूं ना, मैं जम्मू की कर रहा हूं, कश्मीर की बात ले लीजिए। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को
इतनी तकलीफ थी कि हमसे हमारा राज्य छीन लिया, विधानसभा की पावरें छीन ली। आज वो एमपी से रिजाइन करते और कश्मीरी लोगों के बीच में बैठे। अब मुझे बताइए फारूक अब्दुल्ला क्या नकाब पोश जो पहन के कौन सा घूम रहे नकाब थे? पोश पहन रहे हैं, कश्मीर में जाते हैं, बोलते हैं जी हमने गुपकार अलायंस बना दिया, हम लड़ेंगे। लेकिन अगर लड़ना है तो अब उस संसद में खड़े होते ना, अब रिजाइन देते। आपने पहले कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब आपको लड़ा चुनाव तो हो गया। तो आपने भी कहा ना कि अगर हम पार्टी छोड़ देते, पार्टी किसी बैनर तले जरूरी है ना, इसलिए वो भी एनसी के बैनर तले हैं और पावर में आके ही कुछ कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, सुनिए सुनिए आप भी ऐसे लड़ सकते थे, आप भी ऐसे आवाज उठा सकते थे। देखिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल तो था कि ये आवाज बुलंद करेंगे, हमें लगा ये आवाज बुलंद करेंगे। अगर मैंने 50 लोगों के साथ काला दिन मनाया, मुझे लगता है ये 50,000 के सामने, इनके पास सोर्सेस रिसोर्सेज है। जब ये हमारे सामने नाकाबिल साबित हो गए तो आम लोग एक विकल्प तो बने। देखिए जेपी मूवमेंट चली, एकदम से एक आंदोलन निकला, चल पड़ा ना। बाद में सत्ता हथियाना किसी का मकसद नहीं है। आज हमारे पास मुद्दा यह है कि हमने अपनी रियासत को बचाना। आप पिछले दिनों ड्रग कंट्रोल वाले एक लिस्ट निकालते हैं, बरेली के आदमी को आप जहां इंटरव्यू के कॉल करते हैं। मुझे बताइए जहां के लोगों, और सबसे बड़ी बात जो डेवलपमेंट की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि स्टेटहुड टूटने के बाद जहां इन्वेस्टमेंट आएगी, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोगों को, भाई साहब पता नहीं, मुझे आप भी मुझे पागल समझेंगे या गवार समझेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। हमें जहां फैक्ट्री की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास टूरिज्म इतना ज्यादा। आपने टनल बनाया, कितने कोल्लू कहते हैं जो छोटे पॉइंट जो झरने होते हैं, कितने झरने आज सूख गए हैं। आप टूरिज्म को डेवलप करते ना, हमें क्या जरूरत है प्रदूषण में लाने के लिए। आपने पानी का आज किराया लेना शुरू कर दिया, क्योंकि दिल्ली में इसलिए लेते थे वहां फिल्टर हैं जनाब, जहां पे तो आप 20 फुट नीचे आप पानी मिल सकता है, लेकिन आप फिर भी जहां से हमारी बिजली पैदा होती है। यही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रहे, यही मुफ्ती मोहम्मद मुख्यमंत्री रही, और यही भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदारी रही। आज पीएमओ में जम्मू से हमारा नुमाइंदा है, पीएम ऑफिस में। मुझे बताइए कितनी बिजली के प्रोजेक्ट सिवाय रामबन को छोड़ के सारी बिजली आप बाहर बेचते हैं, हम पैसे से खरीदते हैं। क्या डोगरे का खून नहीं खोलेगा? कल तो रविंद्र रैना जी ने बताया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं, मेट्रो भी आ रही है, और कई तरह ऐसी जो चीजें हैं वो डेवलपमेंट के लिए जो है हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। जनाब रविंद्र रैना जी की आप बात कर क्यों रही है? मुझे बताइए, आप क्या उनको लीडर समझते हैं क्या? उनका यही दावा है कि हमने बहुत सारी तब्दीली लाई है। मुझे बताइए उनको आप समझते क्या हैं? उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? रविंद्र रैना मुझे बताइए, विधानसभा में बी पार्टी होती है, ये क्या करके आए? अगर लीडर होते तो वहां ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए। एक चीज, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ये विधानसभा में थे ना। महाराजा हरि सिंह जी का अपर हाउस में बिल आता है, लोअर हाउस में ये उठ के खड़े ही हो जाते, ये लीडर मानते ना। अब उनको कह रहे जी रविंद्र रैना ने, है कौन है मुझे बताइए ना। डोगरा सर्टिफिकेट खत्म हो गया, अगर ये लीडर होते, डोगरा कहते हैं ना ये अपने आप को, उठ खड़े होते। ठीक है कांग्रेस ने खत्म किया, ये तो सत्ता में आए ना, ये ला देते वापस राज्य का दर्जा। ये कह रहे मिलेगा, भाई साहब अगर मिलेगा ही तो तोड़ना ही क्यों था? अगर ये लीडर होते तो ये बोलते। ये जनाब जम्मू में आके बोलते हैं, जब दिल्ली में जाते हैं अमित शाह जी के पास खड़े होते हैं, होम मिनिस्टर के पास ऐसे सुकड़ के खड़े होते हैं, और हमें चिंता रहती है कि शायद इन्हें किसी अस्पताल में दाखिल करा के ग्लूकोज ना चढ़ाना पड़े। जिस तरह ये खड़े होते, ये बात नहीं कर सकते। ना ये डोगरा है ना ये कश्मीरी है। रविंद्र रैना में दम नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के 25 में से किसी में भी दम नहीं था। अगर दम होता ना तो ये आवाज बुलंद कर पाते। अगर दम होता तो शायद जम्मू कश्मीर को आज ये दिन देखने नहीं पड़ते। अगर दम होता तो हमारे राज्य का दर्जा नहीं छीना जाता। अगर दम होता तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक आखिरी सवाल रहेगा, कश्मीर फाइल्स एक फिल्म निकली है और उसमें कई तरह जो है विवाद शुरू हो चुका है। कश्मीरी बोलते हैं इस फिल्म को बंद किया जाए, कई तरह यहाँ से आवाज़ उठाई जा रही है कश्मीरी पंडित्स को लेके। उन्होंने कहा ये सच्चाई दिखाई, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए पहली बात, मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, एक चीज़। दूसरी बात यह कि जब किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड पास करके बेचता है तो मुझे लगता है उससे सवालिया निशान उठाने की जरूरत नहीं है। एक चीज है ना जनाब, सुनिए मेरी बात। मसला एक चीज ये है कि जो कश्मीर, सुनिए पार्ट दिखाया गया है, मुझे बताइए, बॉलीवुड में कई ऐसी मूवीज आज तक आई हैं जहां पे कश्मीरियों का दर्द भी नहीं दिखाया गया। कश्मीरियों का विस्थापन हुआ है, ये एक काला सच है जिसको मानना पड़ेगा। उनको वहां से निकाला गया, उनके साथ जाती हुई है, ये भी एक काला सच है। निकाला किन्होंने ने जनाब, यही तो मसला है। देखिए कश्मीरी उस वक्त भी उनके साथ थे, कश्मीरी पंडितों के साथ। आज भी अगर देखें आप, कश्मीरी कई पंडित जो है वो कश्मीर में रह रहे हैं, और आप उनसे बात करके देखिए कि कश्मीरी लोग कैसे हैं। फिर उसमें ये देखिए, आप मुझे समझ नहीं लग रहा कि मैंने कहा उनका दर्द उनके साथ जाती हुई, आपने ये कैसे मान लिया कि कश्मीरियों पे ब्लेम क्यों ले रहे हैं? बहुत मैंने मेरी बात सुनिए, कश्मीर में दिक्कत तो है, ये आपको मानना पड़ेगा। चाहे 2% लोग ही ऐसे वहां पे हैं, चाहे अलगाववाद की सोच रखने वाले 1% लोग ही हैं, ये तो आप मानते हैं ना। उस समय पे जो विस्थापन हुआ वो हुआ हिंदुओं का, ये भी आप मानते हैं।
हालांकि मैं कश्मीर, देखो कश्मीर जम्मू कश्मीर का एक अंग है और हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी ने एक रियासत, सेकुलर रियासत बनाई है, हम उनको अपना मानते हैं। लेकिन जो 1-2% लोग हैं कश्मीरी पंडित के साथ उस समय जो जाति हुई है, जो उनके साथ गलत हुआ है, अगर उसको दिखाने का प्रयास हुआ है तो मुझे लगता है इसमें गलत भी नहीं है। अगर हम कहेंगे फिल्म को बैन कर दे बिना देखे, हम उसका आकलन कैसे करेंगे? आपको नहीं लगता कि कई तरह विवाद जो है इस चीज से भी शुरू हो सकता है? प्रोपेगेंडा एक चलाया जा रहा है, कश्मीरी पंडित जो वहाँ उस वक्त 1990 में यहाँ आए थे उनको अब जो है उकसाया जा रहा है। मुझे एक चीज बताइए, पिछले दिनों आपने हिजाब की बात चली जी, क्या वो प्रोपेगेंडा, अब मुझे बताइए उसमें अभी तक हल क्या निकला हिजाब है? मुझे ये आप बता दीजिए। कोई हल निकला? इस वक्त हल निकला? ये देखिए चल रहा है केस चल रहा है। मेरी बात सुनिए, अब जो कुछ नहीं होता, ये प्रमोटेड होते हैं, जो जानबूझ के ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं जिससे सियासत गरमाई जाए और आप और हमारे जैसे लोग बहस करते रहें और लोगों की नजर में, आप कश्मीर की नजर में हीरो होंगे क्योंकि आपने मुस्लिम की बात कर दी, मैं जम्मू के हिंदुओं में हीरो हो जाऊंगा। मैंने उसकी बात देखिए, सच्चाई ये है, कश्मीर में सिख भाई भी रहता है, कश्मीर में पंडित भी रहता है, कश्मीर में कश्मीरी भी रहता है और कई ऐसी कम्युनिटियां जो है कश्मीर में रहती हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इनसे मुद्दा निकलता तो मुझे बताइए ना, हिजाब पे आज तक कुछ ना कुछ निकल जाता ना केस, जो इसको भी आप केस में डाल दीजिए ना, क्यों इतने विवादों में जा रहे हैं? मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे, देखिए जो सच्चाई है, मेरी बात सुनिए, जो सच्चाई है उसको सामने आना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम की तरफ से गलत है या हिंदुओं की तरफ से गलत है। मैं कह रहा हूं जो सच्चाई है उसको सामने आना चाहिए। जो दर्द उस समय विस्थापन का कश्मीरी पंडित ने, हाँ अगर उसमें जानबूझ के, मैं कह रहा हूं जानबूझ के अगर मुस्लिम को गलत दिखाया उन्होंने तो उसको किया कि एक ही पहलू दिखाया है। देखिए, तो फिर सेंसर बोर्ड पे सवाल सेंसर बोर्ड पे उठाने चाहिए जिन्होंने फिल्म को पारित किया। और मुझे बताइए, फिल्म बनने से पहले कोई विवाद नहीं था। आज इस फिल्म ने कितना करोड़ों रुपया कमा लिया सिर्फ आपकी और मेरी बहस की वजह से। अगर आपको इतनी दिक्कत है, ना देखिए ना, कश्मीर के लोगों को दिक्कत है, ना देखें। अब देखिए तांडव फिल्म आई ना, हिंदू ने कहा कि उसमें हमारे जो लोग जो गलत दिखाया गया, हमें मैं भी उसमें प्रोटेस्ट करने वाला था। लेकिन मुझे बताइए, हम उसको चर्चा में ला के इतना उसको, अब पैसा कौन कमा? ना तो कश्मीरियों को कोई ठंडी मिल रही, ना तो हिंदुओं को कोई ठंडी मिल रही है। जिन लोगों ने इसको किया वो करे। और अनुपम खेर जी भारतीय जनता पार्टी के टाउट्स हैं, वो एजेंट हैं। आप उसको भी बेनिफिट दे रहे हैं। कश्मीर में ओवैसी जैसे लोग मुसलमानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को फायदा देते हैं। मुझे बताइए, यूपी में जहां पे अखिलेश यादव को हार मिली है, वहां पे तो एक मुस्लिम चेहरा ही काम बिगाड़ गया ना। तो मुझे लगता है हम इन चर्चाओं में आपस में लड़ने से बेहतर है उन नकाबपोश लोगों, मैंने कहा ना, आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कश्मीरी पहचान चुका है, आज महबूबा मुफ्ती को कश्मीरी पहचान चुका है, जम्मू में लाल सिंह को डोगरा पहचान चुका है, हर्षदेव को डोगरा पहचान चुका है, रविंद्र रैना को डोगरा पहचान चुका है। इसलिए हमें आपस में इस बहस को छोड़ के उस लड़ाई में लड़ना चाहिए कि हमारे दिलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो भारतीय जनता पार्टी वाले फिट ना करें, हमारे दिलों में वही स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी ही रहने चाहिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे अपनी पार्टी के एक लीडर। उम्मीद करते हैं कि अपनी पार्टी अपनों तक ही ना महदूद रहे, बाकी लोगों के साथ भी शाना बशाना चले। एक छोटी सी रिपोर्ट, आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।